नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप्ता रमोला। निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और इसी के साथ तमाम पार्टियों ने अपने प्रत्याशी भी घोषित कर लिए हैं। लेकिन प्रत्याशी घोषित होने के बाद बगावत के सुर भी उठ रहे हैं और नाराजगी भी पार्टियों में देखने को मिल रही है। इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ मुख्य संवाददाता आशीष तिवारी जी मौजूद हैं। सबसे पहले आशीष जी बात करेंगे देहरादून की, जो कि सबसे बड़ी नगर निगम है। यहाँ पर इस बार जो प्रत्याशियों की लिस्ट जब जारी हुई तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ऐसे चेहरों पर दांव खेला है जो कि नए चेहरे हैं। यानी कि माना जाए, अगर कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस में एक मिथक बना हुआ था, वरिष्ठ या फिर पुराने नेताओं को ही मौका मिलता था, जो कि इस बार देखने को नहीं मिला है। और इसी तरह से बीजेपी में भी कुछ देखने को मिला है कि नए चेहरे पर दांव खेला गया है। क्या लगता है आपको, क्या राजनीति इस पर नजर आ रही है? बिल्कुल प्रदीप, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार जो खास तौर पे, चूंकि आपने सबसे पहले जिक्र देहरादून नगर निगम का किया है, क्योंकि देहरादून सबसे बड़ा नगर निगम है। देखें तो 100 वार्ड आते हैं इसमें और सबसे बड़ा है आबादी के हिसाब से भी, पूरे उत्तराखंड में सबसे बड़ा निकाय है एक तरीके से ये। इसमें आप देखिए जो नामों का ऐलान किया गया, खासतौर पे मेयर पद के लिए जो प्रत्याशियों की घोषणा की गई, उसके लिए काफ़ी वक्त लिया गया। दोनों ही पार्टियों ने काफ़ी वक्त लिया। ऐसा नहीं लग रहा था कि चाहे हम बीजेपी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, ऐसा कहीं से नहीं लग रहा था कि वही नाम है जो चर्चा में चल रहा है, वही हो जाएगा, ऐसा कहीं नहीं लग रहा था। जिनकी चर्चाएं थी, क्योंकि लगभग कांग्रेस में अगर बात करें तो 20 के करीब जो हैं वो आवेदन मिले थे, 20 के करीब लोगों ने आवेदन किए थे। उसमें कई बड़े नाम थे जो बहुत सक्रियता से पार्टी में काम कर रहे थे और फील्ड में भी दिख रहे थे, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनको टिकट मिल ही जाएगा। बीजेपी में भी ऐसा ही हुआ, वहाँ भी बड़े आवेदन मिले, लेकिन कहीं ऐसा नहीं लगा दोनों ही पार्टियों को। आप देखिए प्रदीप्ता कि ये बंदा है या ये उम्मीदवार है, ये नेता है, इसका टिकट फाइनल हो जाएगा, ऐसा नहीं था। अंतिम समय तक पार्टियों ने डिस्कशन किया है, अंतिम समय तक पार्टियों ने सोचा है, मंथन किया, और उसके बाद जाकर जो दो नाम निकाले हैं, बड़े दिलचस्प नाम निकाले हैं प्रदीप्ता। आप इनको अगर देखिए तो चाहे वो थपलियाल हो या फिर पोखरियाल हो, दोनों ही जो हैं, सौरभ थपलियाल हो या फिर वीरेंद्र पोखरियाल हो कांग्रेस के, दोनों ही नामों को अगर आप देखती हैं तो दोनों ही बड़े दिलचस्प तरीके से सामने आए हैं। दोनों ही नामों ने पार्टियों की एक नई राजनीति को भी यहाँ पर स्थापित किया है। अगर आप प्रदीप्ता देखिए कि दोनों ही, हम कह सकते हैं कि एक तरीके से जो पारंपरिक राजनीति, जैसा आपने कहा कि कांग्रेस में परंपरा रही है कि या तो पुराने हों या वरिष्ठ हों, ये वीरेंद्र पोखरियाल जो हैं वो वरिष्ठ तो हैं, लेकिन इतने वरिष्ठ भी नहीं है कि वो पुरानियों में शामिल हो जाएं, और इतने युवा भी नहीं है कि उन्हें बिल्कुल युवा माना जाए। लेकिन ये जरूर है कि वीरेंद्र पोखरियाल सेकेंड लाइन लीडरशिप के लीडर हैं कांग्रेस में, और आमतौर पर कांग्रेस में ऐसा होता नहीं है कि कांग्रेस अपनी सेकेंड लाइन लीडरशिप को इतनी तेजी से आगे कर दे, और वो भी बिना हल्ला मचाए हुए। यहाँ पर मैं तारीफ करूंगा कि प्रदेश अध्यक्ष जो करण माहरा हैं कांग्रेस के, उन्होंने बहुत बड़ा जिगरा दिखाया है यहाँ पर, और न वो हरीश रावत गुट की तरफ गए, न यशपाल आर्या गुट की तरफ गए, न प्रीतम सिंह गुट की तरफ गए। इन गुटों की गुटबाजी से, राजनीति से ऊपर उठकर शायद उनको लगा होगा कि हम वीरेंद्र पोखरियाल को अगर हम टिकट देते हैं तो हमारे पास एक अच्छा विकल्प हो सकता है, और कम से कम भविष्य के लिए भी सेकंड लाइन लीडरशिप तैयार हो सकती है। तो इसके लिए कांग्रेस को बहुत बहुत साधुवाद, और खास तौर पर करण माहरा को साधुवाद हमें देना चाहिए कि जिस तरीके से हम देखते रहे। यहाँ तक अगर आपको याद होगा तो पिछली बार तो दिनेश अग्रवाल को टिकट दे दिया गया था। ऐसी खानापूर्ति की गई थी कि दिनेश अग्रवाल को टिकट दे दिया आपने, मानो आपको लग रहा हो किसी को टिकट देना हो तो चलो दे देते हैं। जो विधायक रह चुका हो, जो कैबिनेट मंत्री रह चुका हो, आप उसको मेयर का टिकट दे रहे हैं, चुनाव लड़ा। मतलब साफ था कि आपके पास सेकंड लाइन लीडरशिप कहीं थी नहीं कांग्रेस की ओर से। और प्रदीप्ता, बड़ा दिलचस्प देखिए, इस बार बीजेपी ने भी काम किया, और बीजेपी में एक चीज बिल्कुल साफ है, सौरभ थपलियाल के देहरादून में मेयर पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद, कि कम से कम जो युवा नेता है, और खास तौर पर इसका श्रेय धामी को जाएगा, सीएम पुष्कर सिंह धामी को जाएगा, कि उनकी जो एक तरीके से उनको अगर हम प्रतिनिधि के तौर पर माने बीजेपी के युवा नेता के, तो वही लीडरशिप अब आगे बढ़ रही है। अब आपको पुरानी जो लीडरशिप थी, जिसमें यह रहता था कि पारंपरिक तौर से जो मेयर पद के चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ते आए हैं, या फिर उनके परिवार से कोई लड़ता आया है, उन्हीं को टिकट दे दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। और यह भी नहीं होगा कि जो बहुत
ज़्यादा करीबी हो किसी नेता का तो उसको दे दिया जाए। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि बीजेपी में एक काम हुआ है कि सौरभ थपलियाल युवा नेता हैं, डीएवी कॉलेज के प्रेसिडेंट रहे हैं, और दिलचस्प ये है कि वीरेंद्र पोखरियाल भी जो कांग्रेस से लड़ रहे हैं वो भी डीएवी कॉलेज के प्रेसिडेंट रहे हैं। लेकिन सौरभ थपलियाल की एक चीज़ अच्छी है, यहाँ पर शायद उनका एक अच्छा हो सकता है क्योंकि उन्होंने विधायकी का भी टिकट मांगा था इसके पहले, अगर आपको याद हो तो। जब वो विधायकी का टिकट मांग रहे थे तो वहाँ से डोईवाला से मांग रहे थे, तो वहाँ से त्रिवेंद्र जी, चूँकि उनका दबदबा है उस इलाके में, तो त्रिवेंद्र जी ने चूँकि अपने करीबी को वहाँ से टिकट दिलाया था। तो मुझे लग रहा है कि शायद पार्टी ने सोचा होगा कि इनको कहीं एडजस्ट तो करना है, चलो इनको मेयर का टिकट दे देते हैं। दूसरी एक चीज़ मुझे जो लगती है कि सौरभ थपलियाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के करीबी हैं, तो धामी साहब ने भी इनकी पैरोकारी थोड़ी मजबूती से की होगी कि आप युवा चेहरे को आगे रखिए और इन पर दांव लगाइए। क्योंकि सरकार भी उनकी है तो शायद उनको लग रहा होगा कि जब बड़ी सरकार राज्य में हमारी है तो छोटी सरकार में भी हम आ सकते हैं, ऐसा उनको लगा होगा। हालांकि तय जनता को करना है, और यही वजह मुझे लगता है कि सौरभ थपलियाल को टिकट दिया गया है। सौरभ थपलियाल की केंद्र में भी कुछ अच्छे नेताओं से संपर्क बताए जाते हैं, अच्छे संपर्क बताए जाते हैं, अच्छी उनकी पहचान है, हो सकता है उसका भी फायदा मिला हो। लेकिन ओवरऑल आप अगर देखती हैं प्रदीप्ता, तो कम से कम देहरादून नगर निगम में जो दोनों ही उम्मीदवार उतरे हैं, मुख्य उम्मीदवार हैं, बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, दोनों को ही एक तरीके से जो पारंपरिक राजनीति जो आपने बताया उससे थोड़ा सा ऊपर उठकर अब एक सेकंड लाइन लीडरशिप की ओर हम देख रहे हैं, और इस बार मुकाबला बिल्कुल दिलचस्प होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रदीप्ता, आशीष, जो आपने बताया है ये बातें बिल्कुल जाहिर है, लेकिन इस बीच एक सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से बीजेपी के ही पहले से मेयर रहे हैं, और पहले विनोद चमोली थे, दो बार मेयर रहे, उसके बाद पार्टी ने उन्हें विधायक का टिकट भी दिया, और मौजूदा में वो विधायक भी है। लेकिन अगर सुनील उनियाल गामा की हम बात करें, सिर्फ एक बार मेयर रहे हैं और उन्हें दरकिनार कर दिया गया है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुनील उनियाल गामा साहब का पत्ता साफ हो गया है। अब मुझे नहीं लगता कि उनको बीजेपी विधायक का टिकट तो नहीं देगी, ऐसी उम्मीद तो हम लोग नहीं जता सकते हैं कि सुनील उनियाल गामा को बीजेपी जो है विधायक का टिकट दे दे, या फिर सांसदी लड़ा दे, या फिर कोई और बड़ा टिकट दे दे, ऐसा मुझे लगता नहीं है। और मुझे ये लगता है कि सुनील उनियाल गामा का जो राजनीतिक जीवन है, अब वो पूर्व मेयर के तौर पर देहरादून के, वो उतना ही भर रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। उसकी वजह भी थी, अगर आप देखिए तो स्वच्छता समिति जो घोटाला था उस पर उसको लेकर बहुत ज़्यादा घेरे में रहे। इसके अलावा जो होर्डिंग घोटाले की बात चल रही थी, हालांकि ये होर्डिंग घोटाले में जो होर्डिंग माफिया की बात चल रही है वो लगभग 10-12 सालों से चल रही थी, और उसमें बीजेपी का शासन रहा, मेयर के तौर पर विनोद चमोली भी रहे, लेकिन कम से कम गामा के समय वो बात सामने आई, और सुनील उनियाल गामा ने इस संबंध में कोई भी एक्शन, मुझे लगता है कि इस तरीके का एक्शन नहीं लिया जिसे कहा जाए कि हाँ आप एक। दूसरी सबसे बड़ी बात आप देखिए कि सुनील उनियाल गामा का जो मेयर कार्यकाल था, वो मेयर कार्यकाल कहीं से ऐसा नहीं था जिसे बीजेपी लैंडमार्क के तौर पर कहीं से भी एक चीज़ उपलब्धि के तौर पर गिना पाती। जितने भी काम हो रहे थे वो स्मार्ट सिटी से हो रहे थे, और मेयर के नाम पर कहने के लिए एक भी ऐसा काम नहीं था जो बीजेपी इन चुनाव में कह पाती कि हमारे मेयर रहते हुए ये काम हुए हैं। शायद यही वजह रही होगी कि मेयर जो हमारे निवर्तमान मेयर हैं गामा साहब, उनको टिकट रिपीट नहीं हुआ। एक और मैं यहाँ पर ज़रूर इसकी चर्चा करना चाहूँगा प्रदीप्ता, मेयर साहब जो हमारे निवर्तमान मेयर साहब हैं देहरादून के, गामा साहब, उनके ऊपर एक ठप्पा था कि वो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बहुत करीबी हैं। तो ये शायद ये सियासी राइवलरी भी होगी आपस में, क्योंकि मुख्यमंत्री धामी और बीजेपी के भी तमाम नेताओं को पता होगा कि ये त्रिवेंद्र सिंह रावत के बेहद करीबी रहे, और त्रिवेंद्र सिंह रावत के करीबी होने की ही वजह से उनको वो टिकट भी मिला था, मेयर टिकट मिला भी था। ऐसी कोई उनकी बड़ा योगदान नहीं था बीजेपी में कि जिसे कहा जाता कि वो देहरादून के मेयर पद के लिए बहुत मुफीद नाम है। और इसके पीछे सिर्फ यही वजह रही, महत्वपूर्ण वजह रही, जिसने 90% का काम किया कि वो मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत के बेहद करीबी थे, और इसलिए उनको टिकट दिया गया था और वो जीत कर आए थे। तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने शायद इन्हीं वजहों से सुनील उनियाल गामा को दरकिनार किया, उनका पत्ता साफ किया, और उन तमाम जो सवाल थे उनके ऊपर उठ रहे थे, क्योंकि अगर वो वापस आते, इलेक्शन में कैंपेन करते, तो लोग उनसे पूछते, मीडिया उनसे पूछती कि आपने इन सारी चीज़ों पर चुप्पी साध कर रखी, कभी जवाब नहीं दिया।
तो इन सारी चीज़ों को लेकर एक बड़ी असहज स्थिति होती। और देहरादून मेयर का चुनाव अगर बीजेपी हार जाती है तो आप समझिए कि कितना बड़ा मैसेज जाएगा। मैसेज ही नहीं जाएगा, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए भी बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है। तो इसलिए बीजेपी कहीं से भी ये नहीं चाहती थी कि किसी भी तरीके से मैं यहाँ रिस्क लें, और यही वजह है कि इस बार जो है नया चेहरा उतारा गया है, युवा यूथ फेस, फ्रेश फेस उतारा गया है, ताकि किसी भी तरीके का उस पर आरोप आक्षेप ना हो, स्वच्छ छवि का नेता हो, उसको उतारा जाए और पार्टी एकजुट होकर उसके लिए काम कर पाए। प्रदीप्ता, बिल्कुल आशीष, काफी सोच समझ के जो है इस बार प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं। देहरादून नगर निगम की हमने बात करें अब हल्द्वानी नगर निगम की, तो यहाँ पर भी आशीष जो है बड़ा खेल जो है वो नजर आया है। ओबीसी सामान्य, ये खेल समझना थोड़ा मुश्किल है। प्रदीप्ता, देखिए इसमें मैं आपका सवाल जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, इसमें खास तौर पर बीजेपी के लिए बहुत परेशानी होगी, क्योंकि ये सीट अगर आपको याद हो, दर्शकों को अगर याद हो, तो ये सीट जब पहले आरक्षण का स्टेटस आया तो ये ओबीसी सीट हो गई थी, और जब फाइनल स्टेटस आया रिजर्वेशन का तो उसमें ये सामान्य सीट हो गई। जब ये ओबीसी सीट हुई, उसी दौरान बीजेपी के कुछ नेताओं ने, एक स्थानीय बड़े व्यापारी भी हैं और नेता भी हैं, उनकी बीजेपी में ज्वाइनिंग करा दी। ये हुआ कि अगर कहीं ये ओबीसी सीट रहती है तो इनको मेयर का टिकट दे दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ से बीजेपी लगातार 2 बार जीत कर आ रही है। हल्द्वानी में जोगेंद्र रौतेला यहाँ से जीत कर आ रहे हैं। अच्छी छवि है जोगिंदर रौतेला के, मृदु स्वभाव के जोगिंदर रौतेला हैं, सबसे मिलते हैं, मिलाते हैं, बातचीत लोगों से करते हैं। लेकिन अगर ये ओबीसी हो रही थी तो जोगिंदर रौतेला यहाँ से नहीं पा सकते थे, लिहाजा यहाँ पर बीजेपी ने पहले दांव खेला। लेकिन जब फाइनल स्टेटस आया तो ये सामान्य हो गई। अब बीजेपी को अपनी राजनीति यहाँ से बदलनी पड़ गई। हालांकि कांग्रेस ने पहले पत्ते नहीं खोले थे, कांग्रेस के लिए ललित जोशी जो हैं वो नाम पहले से था, अब ये देख रहे थे, इंतजार हो रहा था। जब जैसे ये सामान्य सीट हुई तब तक बात बिगड़ चुकी थी, क्योंकि ओबीसी सीट में जब हो रही थी उस वक्त जो है बीजेपी के कुछ नेता एक नए नेता की ज्वाइनिंग करा रहे थे, वहीं बीजेपी के संगठन के बड़े नाम गजराज बिष्ट अपनी दावेदारी भी कर रहे थे। अब जब गजराज बिष्ट ने अपनी दावेदारी कर दी, उसके बाद बीजेपी असहज हो गई वहां पर। लिहाजा बीजेपी को जैसे ये सामान्य हुई, आखिर में गजराज बिष्ट को ही वहां पर टिकट देना पड़ गया, क्योंकि बीजेपी को पता है कि अगर गजराज बिष्ट को आप टिकट नहीं दे रहे, जिस मजबूत दावेदारी के साथ वो आए थे वहां पर, अगर आप टिकट नहीं देते तो ऐसी भी स्थिति हो सकती थी कि गजराज बिष्ट हो सकता है कि निर्दलीय नामांकन कर देते, या अगर नामांकन न करते तो घर बैठ जाते, मुंह मोड़ लेते, और शायद बीजेपी के लिए ये और मुश्किल हो जाती, क्योंकि छुपा हुआ शत्रु जो है वो ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो शत्रु तो नहीं हो सकते थे शायद गजराज बिष्ट, लेकिन हाँ, नाराजगी उनकी छुपी हुई रहती तो शायद बीजेपी को ज्यादा परेशान करती। तो यहां पर अब आज नामांकन हुआ है। आज नामांकन में ललित जोशी जब गए कांग्रेस की तरफ से, तो सुमित हृदयेश ने भी इस पर निशाना साधा है, उन्होंने टिकट बदलने को लेकर निशाना साधा है। तो आप समझिए कि हल्द्वानी में भी जो है बीजेपी को थोड़ी चैलेंज इस बात को लेकर मिलेगा कि आप टिकटों को लेकर अंत समय तक परेशान रहे, आप अंत समय तक कैंडिडेट तय। हालांकि बीजेपी ऐसा करती नहीं है, बीजेपी में ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर हुआ है तो इसको लेकर उसे जवाब देना पड़ेगा, और इसका इफेक्ट भी शायद पड़ सकता है। प्रदीप्ता, आशीष, हल्द्वानी के साथ साथ अल्मोड़ा में भी जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं चुनौती जो है वो साबित हो सकती है, ये कह सकते हैं हम। अल्मोड़ा को लेकर क्या कहेंगे आप, क्योंकि बीजेपी जो बीजेपी में थे वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतर रहे हैं। बिल्कुल, और अल्मोड़ा में आपको एक और दिलचस्प चीज बताऊं, दर्शकों को बताऊं कि अल्मोड़ा में भैरव स्वामी जो हैं वो वहाँ के लीडर जब हैं, अल्मोड़ा में वो टिकट मांग रहे थे बीजेपी से, बीजेपी के लीडर हैं वो टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनको लगा कि उनका टिकट यहाँ से फाइनल नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने लगभग 1 महीने पहले करीब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। और खूबी ये देखिए, कांग्रेस ने अपने तमाम जो लीडर्स थे उनकी दावेदारी को दरकिनार करके अल्मोड़ा से भैरव स्वामी को टिकट भी दे दिया है। तो ये जो दिलचस्प राजनीति हुई है वहां पर, इससे ये हो रहा है कि बीजेपी को भी दिक्कत होगी और कांग्रेस को भी दिक्कत होगी। बीजेपी को दिक्कत क्या होगी, इसको समझिए कि अगर आपका कोई नेता वहां से टिकट मांग रहा है और आपने उसको टिकट नहीं दिया,
वो दूसरी पार्टी में जाता है, तो एक तो वो आपकी सियासी रणनीति को बेहतर समझता है आपका नेता, और वो दूसरी पार्टी में इस वक्त जा चुका है। आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी को बहुत ज़्यादा चेंज कर सकें, लिहाजा आपको यहाँ पर दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि जो नेता आपका गया है वो अपने साथ अपना समर्थक वर्ग भी लेकर उस पार्टी में चला गया है, तो यहाँ आपको टाइट फाइट मिलेगी। दूसरा, कांग्रेस के लिए मुश्किल ऐसे होगी अल्मोड़ा में, क्योंकि कांग्रेस में पहले से कई नेता ऐसे थे जो टिकट के दावेदार थे, और उसमें तो कई ऐसे नेता थे जैसे बिट्टू कर्नाटक, क्योंकि वो अल्मोड़ा की महिला सीट की बात चल रही थी कि अल्मोड़ा महिला सीट हो सकती है, लेकिन वो बाद में महिला सीट नहीं हुई। तो बिट्टू कर्नाटक अपनी पत्नी के लिए मांग रहे थे कि उनको टिकट दिया जाए, जो कांग्रेस के बड़े लीडर में शुमार हैं। तो अब जो ऐसे लीडर हैं कांग्रेस के, वो नाराज होंगे, उनको लगेगा कि आप हाल ही में आए एक दूसरी पार्टी के नेता को अगर टिकट दे रहे हैं, तो वो नाराजगी तो यकीनन कांग्रेस में रहेगी। और ये नाराजगी सिर्फ अल्मोड़ा की नहीं है, अल्मोड़ा के बाद आप पिथौरागढ़ की अगर बात करें तो पिथौरागढ़ में भी ऐसा ही हो रहा है। पिथौरागढ़ में भी और कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस ने वहां पर एकदम अंत में, आज जब आखिरी दिन था, आखिरी दिन उन्होंने अपने उम्मीदवार जो मेयर पद का था उसके नाम का ऐलान किया है। अंजू लुंठी को वहां से टिकट दिया है। अंजू लुंठी वहां विधायक का चुनाव भी लड़ चुकी हैं। इस नाम के ऐलान के बाद जो है नाराजगियां शुरू हो गई, इसके पहले ही शुरू हो गई थी, क्योंकि पिथौरागढ़ से जो कांग्रेस के विधायक हैं, जिन्होंने कैबिनेट मंत्री रहे प्रकाश पंत की पत्नी चंद्रा पंत को इस चुनाव में हराकर कांग्रेस के लिए वहां से सीट निकाली, मयूक मेहर साहब, वो इतने नाराज हैं कि उन्होंने मोनिका मेहर के नामांकन में शिरकत की है, मोनिका मेहर का नामांकन कराया है, और मोनिका मेहर निर्दलीय नामांकन कर चुकी हैं अपना नामांकन। तो आप समझिए कि कांग्रेस के लिए पिथौरागढ़ में भी नाराजगी है। और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस संगठन के बड़े लीडर, जो संगठन की हर नब्ज को समझते हैं, मथुरा दत्त जोशी, जो भी कांग्रेस मुख्यालय आता है लीडर, वो जानता है कि मथुरा दत्त जोशी जो हैं कौन है वो। और मथुरा दत्त जोशी अपनी पत्नी के लिए पिथौरागढ़ में मेयर का टिकट मांग रहे थे, पार्टी ने नहीं दिया। अब मथुरा दत्त जोशी ने खुलकर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए कि पिथौरागढ़ हो, चाहे अल्मोड़ा हो, चाहे हल्द्वानी हो, चाहे श्रीनगर हो, श्रीनगर में भी यही कुछ हुआ है। श्रीनगर में तो बीजेपी की जो जिला उपाध्यक्ष, उनकी पत्नी ने बगावत कर दी है, आरती भंडारी ने, उन्होंने निर्दलीय नामांकन भर दिया है। तो ये जो नाराजगियों का दौर है, देहरादून में इतनी नाराजगी नहीं है, देहरादून में तो चलिए थाम लिया पार्टियों ने, लेकिन श्रीनगर, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, इन सारी जगहों पे जो नाराजगियां हैं, एक दूसरी पार्टी में आने जाने का क्रम चला है, इसका एक इफेक्ट जरूर पड़ेगा। और अंत समय तक यहाँ पर जो कम से कम मेयर चुनाव के रिजल्ट्स होंगे, वो अंत समय तक इस पे नज़र बना के रखनी पड़ेगी, और देखना पड़ेगा कि किधर जो पलड़ा है वो झुक रहा है, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते आप इन चुनाव में इस बार कि किस तरफ जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह भी है प्रदीप्ता, आप देखिए कि ये जो चुनाव होते हैं, छोटी सरकार के जो चुनाव होते हैं, निकायों के चुनाव होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है उस सरकार का जो राज्य में है, राज्य की सरकार के कामकाज का बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो मुझे लगता है कि जो धामी सरकार के अब तक के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड भी आपको 23 जनवरी तक मिल जाएगा कि मिड वे में, अगर बीच रास्ते में सरकार है अभी, तो उसका कार्यकाल लोगों को कैसा लग रहा है, कितना पसंद आ रहा है, क्या उस पर मुहर लग रही है या कोई और सुधार करने की जरूरत है, ये सब कुछ पता लग जाएगा आपको मिड वे में। 23 जनवरी जब रिजल्ट आ रहे होंगे निकाय चुनाव के, तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ पता चल रहा होगा कि भाई धामी साहब, आपकी सरकार जो काम कर रही है वो कितना लोगों को प्रभाव डाल रही है और कितने लोग उससे खुश हैं, ये भी सबको पता चल जाएगा प्रदीप्ता। बिल्कुल आशीष, अगर देखा जाए तो ये जो चुनाव होने वाले हैं काफी दिलचस्प रहने वाले हैं, और इससे ज्यादा दिलचस्प होने वाला है इसका रिजल्ट। तो सभी को इंतजार है। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।